हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर के लर्निंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर करेंगे, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र का तो मतलब आप सभी को पता है, जहाँ पे लोक का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और विविधता का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी। ठीक है, वैरायटी का मतलब जो अलग अलग कैटेगरी जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इसको नीचे देखते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हास्य और क्षेत्र विविधता को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। यानी पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि भाषा और क्षेत्र की विविधता। भाषा यानी भाषा तो बहुत तरह की होती है। ठीक है, भाषा और क्षेत्र, जो अलग अलग भाषा है वो, और क्षेत्र की विविधता यानी क्षेत्र जो भी अलग अलग तरह के होते हैं, उस विविधता को संग साथ लेकर के जो है सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। ये सब चीजें हमने देखा। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि भारत में क्या है, बहुत सारे भाषा है और क्षेत्र विविधता है, उसको संग साथ लेकर के कैसे भारत ने संघ इकाई बनाया था और सत्ता का बंटवारा किया था। ये सब चीजें हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनता। अब देखो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोगों की जो विशिष्ट पहचान है, ये विशिष्ट यानी कोई खास पहचान जो है भाषा और क्षेत्र विविधता के आधार पर ही नहीं बनता। केवल भाषा के आधार पर और क्षेत्र विविधता के आधार पर ही नहीं बन जाता कि कोई खास लोग है या फिर कोई खास पहचान है। ठीक है, इस आधार पर नहीं बनता, बल्कि लोग अपनी पहचान और दूसरे से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा के आधार पे ही लोगों का पहचान होता है। कई बार लोगों की पहचान किस आधार पे होता है? शारीरिक बनावट, यानी उसका शारीरिक बनावट कैसे है। ठीक है, वर्ग कैसा है, धर्म कैसा है, इस आधार पुरुष है स्त्री है, इस आधार पे भी जाति, कौन सी जाति का है, कबीले कहाँ रहता है, इस आधार पे भी इस आधार पर भी क्या होता है, परिभाषित करते हैं लोगों की पहचान को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, ये देखते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं और अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य से बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विभिन्नता यानी जिसको हम कहते हैं कि वैरायटीज वैरायटीज और असमानता, यानी समानता तो हमने देखा था, असमानता यानी कोई गरीब अमीर, ऊंच नीच, ये सब चीजें, इनके बीच जो है लोकतंत्र कैसे सामंजस्य बनाता है। सामंजस्य का मतलब होता है कि कैसे लोकतंत्र इन सबको बांध के चलता है। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बुक का टॉपिक, मैक्सिको ओलंपिक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि उस शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ शब्द दिए हैं। एफ्रो अमेरिकी, देखो एफ्रो अमेरिकी कौन होते हैं? एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं और 19वीं सदी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। यानी एफ्रो अमेरिकी का मतलब क्या होता है? एफ्रो अमेरिकी का मतलब होता है जो 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के बीच पाया गया था। अफ्रीका से कुछ मतलब मजदूरों के रूप में या फिर गुलामों के रूप में, पहले क्या होता था, गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, तो उस तो वो क्या है, उन्हीं के वंशज है एफ्रो अमेरिकी, जो अश्वेत है यानी ये जो काले हैं। ठीक है, ये सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पता चल गया एफ्रो अमेरिकी किसको कहते हैं। इस पृष्ठ में छपी तस्वीर अमेरिका में चली नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। देखो अमेरिका में जो चली थी नागरिक अधिकार आंदोलन, ये क्या चीज है? ये जो पिक्चर देख रहे हो ये क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित ये पिक्चर है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए इसे नीचे देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये कब हुआ था? देखो 1954 से 1968 के बीच ये हुआ था। ठीक है, घटना और सुधार आंदोलनों घटना और सुधार आंदोलनों का सिलसिला, जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था।
मतलब देखो ये जो आंदोलन किया गया था कि जो अफ्रो अमेरिकी, जो काले अश्वेत अमेरिकी थे, उनके साथ जो भेदभाव हो रहे थे उनको मिटाने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया। ठीक है, सभी को समान नागरिक अधिकार होना चाहिए, जबकि वहां पे नहीं था ऐसा, अश्वेत लोगों के लिए नहीं था। तो उस चीज के लिए क्या किया गया? नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। देखो ये किसके अगुवाई में चलाया गया था? मार्टिन लूथर, यानी ये क्या कर रहे थे? आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। देखो मार्टिन लूथर और किंग जूनियर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनके अगुवाई में आंदोलन चले थे, लेकिन ये आंदोलन क्या था? अहिंसक था, मतलब इसमें हिंसा नहीं था। ठीक है, इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कान, कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई। देखो और अंततः सफल हुए। देखो ये जो कानून था, मतलब ऐसे अमेरिका में बहुत सारे कानून थे जो क्या था कि मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव को बताता था। यानी किसी के लिए कानून था, जैसे कि बस वगैरह में कोई ट्रैवल करते थे तो जो अफ्रीकी लोग थे, अफ्रीकी जो थे, ठीक है, सॉरी अफ्रो अमेरिकी जो लोग थे, उनको क्या होता था कि उठना पड़ता था। कोई श्वेत लोग यदि उनके सामने आ जाए तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी ताकि वे श्वेत लोग बैठ सके। तो ये सब चीजें के लिए क्या है कि वहाँ पे समान नागरिक अधिकार नहीं था। कोई भी मतलब जो अफ्रो अमेरिकी थे वो अपनी समान जिंदगी नहीं जी सकते थे श्वेत लोगों की तरह। तो इस चीज के लिए क्या है कि वहाँ पे नागरिक अधिकार आंदोलन जो है चलाया। ठीक है, तब देखो कहानी को हम देखते हैं कि वो कहानी क्या चीज है, वो कहानी क्या बतलाने की कोशिश करता है जो इसमें कहानी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कहानी को वापिस आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये जो तस्वीर जो दिख रहा है आपको, ये किससे संबंधित है? ये नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, यह 1968 में मेक्सिको सिटी में हुई ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये आप, ये क्या है? 1968 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 200 मीटर दौड़ यानी 200 मीटर रनिंग जो हुआ था उसमें जो खिलाड़ी जीते थे तो उसके पदक यानी जब प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है, मेडल दिए जाते हैं, तो उस समय की ये तस्वीर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है, सिर झुकाकर तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है। देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका का जो है राष्ट्रगान बज रहा है। ठीक है, जब जीतते हैं, देखो आपने ओलंपिक में देखा होगा जब भी कोई खिलाड़ी जीतते हैं तो उनका प्राइज दिया जाता है। जब प्राइज जब दिए जाते हैं तब राष्ट्रगान वगैरह भी चलता है। ठीक है, तो ये वैसी ही तस्वीर है जब अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। लेकिन दो जो खिलाड़ी है, कौन दो खिलाड़ी? एक तो है टॉमी स्मिथ, ये टॉमी स्मिथ है। ठीक है, दूसरा कौन है? जॉन कार्लर्स। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? मुट्ठी ताने हुए खड़े हैं। ये मुट्ठी ताने हुए क्यों खड़े है इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ये अफ्रो अमेरिकी है। ये जो दोनों खिलाड़ी है कौन है? ये अफ्रो अमेरिकी है। ठीक है, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने क्या जीता है? एक ने स्वर्ण पदक जीता है, फर्स्ट प्राइज जीता है, और दूसरे ने कांस्य पदक यानी थर्ड आया है। ठीक है, उन्होंने जूते नहीं पहने हैं, उन्होंने जूते नहीं पहने। ठीक है, सिर्फ मोजे चढ़ाए हैं, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए हैं। पुरस्कार लेकर दोनों ने ये जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब है। देखो इन्होंने जूते नहीं पहने हैं और जुराब चढ़ाए हुए, यानी जुराब पहने हुए हैं, तो उन्होंने ये जताने की कोशिश की जो अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो क्या है? गरीब है। ठीक है, जुराब चढ़ाए इसका मतलब क्या है कि वो गरीब है। ठीक है, स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना हुआ है। देखो स्मिथ जो है, टॉमी स्मिथ जो है, उन्होंने क्या पहना हुआ है? काला मफलर भी पहना हुआ है। ठीक है, जो अश्वेत लोग के आत्म गौरव का प्रतीक है। काला जो मफलर है, यहाँ पे भी देख सकते हो, काला जो मफलर है वो क्या है? आत्म गौरव का प्रतीक है, अश्वेत लोगों का आत्म गौरव का प्रतीक है। ठीक है, कॉलर्स ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद को में काले मन के, देखो मारे गए जो अश्वेत लोग जिनको मतलब मार दिया गया, उनके याद में क्या किया गया है कि एक माला पहनी हुई है। इन्होंने क्या करा है? कॉलर्स ने, इन्होंने क्या किया है? जॉन कॉलर्स ने एक मनका या माला पहना हुआ अपने गले में। जो मारे गए लोग थे, जो जिनको मार दिया गया था अफ्रो अमेरिकी को, मतलब ये आंदोलन कर रहे थे, नागरिक अधिकार आंदोलन, या फिर किसी न किसी वजह से उनको मारा गया, सताया गया, उनके लिए ये क्या है कि उन्होंने माला पहना उनकी याद में। ठीक है,
अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। यानी जो जो चीज ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये क्या है कि पूरी दुनिया को ध्यान दिलाना चाहते हैं, ध्यान खींचना चाहते हैं कि इनके साथ क्या है कि भेदभाव हो रहा है अमेरिका में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। अब इन्होंने जो काले दस्ताने लगाए हैं हाथ में, देख सकते हो आप, काले दस्ताने जो हाथ में लगाए हुए हैं ये क्या है, अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है अश्वेत लोगों का। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला भी लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन्होंने क्या करा है, जो दूसरे खिलाड़ी थे, जो सेकंड पोजीशन जिनकी आई थी, पीटर नॉर्मन नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, इन्होंने क्या करा है, इन दोनों आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपना विरोध कर रहे हैं, इन खिलाड़ी के प्रति अपना समर्थन जताया है। समर्थन जताने के लिए इन्होंने क्या करा, मानव अधिकार का बिल्ला पहना हुआ इन्होंने। ठीक है, बिल्ला पहना हुआ, इन्होंने इन दोनों का सपोर्ट किया है। ठीक है, इनका नाम पीटर नॉर्मन है और ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। अब यहाँ पे देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कॉलर्स और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया और उन्हें दोषी करार दिया। जो कॉलर्स और स्मिथ ने, ये देख सकते हो आप, जो कॉलर्स और स्मिथ जो है दोनों, इन्होंने जो चीज किया है इसे क्या करार दिया गया, ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया गया। ठीक है, और दोषी करार दिया गया, यानी उन्हें दोषी माना गया। ठीक है, और उनके पदक वापस ले लिया गया और जो ये जीते थे, प्राइज जो जीते थे उन्हें वापस ले लिया गया। ठीक है, नॉर्मन को अभी अपनी फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। जो पीटर नॉर्मन थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी अपनी कीमत चुकानी पड़ी, उन्होंने जो इन दोनों का समर्थन किया था। और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम से जगह नहीं दी गई। और अगले ओलंपिक में क्या हुआ, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जगह नहीं दी गई, यानी नहीं खेलने दिया गया। पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। पर इन्होंने जो चीज किया था, इन सब ने जो चीज किया था, इन तीनों ने, इससे क्या हुआ कि अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति, यानी जो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उसके प्रति पूरी दुनिया का ध्यान खींचने में सफल हुई। ठीक है, हाल में ही सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी, जो जहां पर इन्होंने पढ़ाई करी थी, ठीक है, यहाँ पे देखो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लर जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, उस विश्वविद्यालय में, ठीक, जहाँ उनकी मूर्तियां लगाई गई, उनकी मूर्ति लगाई गई विश्वविद्यालय के अंदर। अब जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनके अर्थी में कंधा देने के लिए तो स्मिथ और कॉर्लर्स दोनों आए। जब नॉर्मन की मौत हुई, ठीक है, पीटर को अर्थी देने के लिए दोनों भी आए थे। तो ये किस चीज को बता रहा है, ये इस चीज को बता रहा है कि जबकि देखो नॉर्मन जो थे, वो नॉर्मन तो अश्वेत नहीं थे, वो तो गोरे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, इन दोनों का समर्थन किया। ठीक है, क्या आंदोलन आवाज उठाने के लिए या फिर जो आंदोलन चल रहा था नागरिक अधिकार आंदोलन, इनका सहभागी बने। इससे क्या पता चलता है कि इन्होंने इनका समर्थन किया, और समर्थन से यह पता चलता है कि इनमें क्या है, मानवता है। और यदि किसी के साथ भेदभाव होता है तो पूरे समाज को साथ हो जाना चाहिए, भेदभाव मुक्त करने के लिए पूरे समाज को एक साथ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखा। चलिए आगे देखते हैं, समानताएं, असमानता और विभाजन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो असमानता है वो विभाजन का रूप कैसे ले लेती है, यानी असमानता के कारण जो है विभाजन कैसे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे, कुछ जो पॉइंट्स है जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसके ऊपर पहले गौर करेंगे, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्र और सामाजिक दोनों स्तर पे मौजूद था। यानी हमने क्या देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन किस स्तर पे था, क्षेत्र स्तर पे भी था और सामाजिक स्तर पे भी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ये भी हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या है, अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। डच इलाकों में रहने वाले लोग डच भाषा बोलते थे, फ्रेंच इलाकों में फ्रेंच भाषा बोलते थे। ये सब चीजें हमने पूरा मतलब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, श्रीलंका में
यह भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। श्रीलंका में क्या था, भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर विभाजन था। श्रीलंका में भाषा के आधार पर भी था और क्षेत्र के आधार पर भी था, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्षेत्र और सामाजिक दोनों स्तर पर विभाजन श्रीलंका और बेल्जियम में था। ठीक है, हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। हर समाज में जो है सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में क्या है, सामने आती है। ठीक है, जितने भी समाज है, जितने भी समाज बनता है, समाज लोगों से बनता है और उसमें कहीं ना कहीं वैरायटी होता है, विविधता होता है। ठीक है, और वो अलग अलग रूपों में सामने आती है, अलग अलग, चाहे विरोध के रूप में आए, चाहे जैसे भी आए, वो सामने आता ही है। ठीक है, किसी न किसी टाइम सामने जरूर आता है, विविधता वैरायटी जो है जरूर सामने आता ही है। ठीक है, हमने क्या देखा था बेल्जियम में, बेल्जियम हमने देखा था फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग जो है उनकी जो वैरायटी है, कैसे पता चला कि वो विविधता है, उनके जो उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, वो अपनी आवाज उठाए, तब हम लोग सबको पता चला। ठीक है, और श्रीलंका में हमने देखा था सिनली और तमिलों का, जब सिनली भाषा जो है तमिलों के ऊपर थोपी जा रही थी तो तमिलों ने आवाज उठाई। ठीक है, तो फिर मतलब जो जितनी भी वैरायटी है, विविधता है, वो किसी न किसी रूप में सामने जरूर ही आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आज ये बुक का टॉपिक है समाज, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी जो इसमें देखेंगे कि समाज में जो है वो भेदभाव की उत्पत्ति कैसी होती है। ठीक है, कोई भी देश जो है समाज से बनता है और लगभग देखा जाता है कि जितने भी देश है सभी में क्या है, विविधता होता ही है। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे विविधता नहीं होगा। तो यानी समाज में जो है भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। पहले यहाँ पे एकदम बहुत ही क्लियर पॉइंट कह दिया है कि सामान्य तौर पे जो है हमारा समुदाय चुनना जो होता है हमारे बस में नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो है वो किस पे आधारित होती है, जन्म पे आधारित होता है, जन्म पे। ठीक है, हम इस आधार पर किसी समुदाय का सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। हम इस आधार पर किसी समुदाय के सदस्य बन जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म जो है उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। पहले यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट कह दिया गया, सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना किसी के बस में नहीं होता। हम किसी समुदाय के सदस्य इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म जो है उस परिवार के एक, मतलब उस समुदाय के परिवार में हुआ है। इस आधार पे हमारा विभाजन तय हो जाता है, यानी जन्म से ही हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जन्म लेते, यदि हम हिंदू में जन्म लेंगे तो हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान मुसलमान बन जाएंगे, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन बन जाएंगे, सिख में सिख बन जाएंगे। तो मतलब जितने भी आप सोच सकते हो वैरायटी विविधता है, उसमें यदि हम किसी दलित में जन्म लेंगे दलित बन जाएंगे, अमीर में जन्म लेंगे अमीर बन जाएंगे। ठीक है, उच्च जाति में जन्म लेंगे तो उच्च जाति के बन जाएंगे। हमारा जो विभाजन जो वही तय होता है, जन्म पे आधारित हमारा विभाजन है। ठीक है, अधिकांश जो विभाजन होता है वो किस पे आधारित होता है, जन्म पे ही आधारित होता है। ठीक है, चलो यहाँ नीचे देखते हैं। सभी किस्म का विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होता। मैंने कहा था कि अधिकांश विभाजन जन्म पे आधारित होता है, अब यहाँ पे ये कह दिया गया कि सभी किस्म का जो विभाजन होता है वो जन्म पे आधारित नहीं होता। कुछ विभाजन हमारे चुनाव पे भी आधारित होता है, यानी कुछ जो विभाजन होता है वो हमारे चुनाव यानी चयन पे भी आधारित होता है कि हम चुनना क्या चाहते हैं, हमारा पसंद क्या है, उस पे भी आधारित कुछ विभाजन होता है। जैसे देखोगे कि किसी को कुर्ता पैजामा पसंद है पहनना, किसी को शर्ट पैंट पहनना पसंद है, तो यहाँ पे भी विभाजन तय हो जाता है कि हमारा चयन क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी वैरायटी देखोगे तो विविधता यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया। कई लोग अपने परिवार से अपना अलग धर्म चुन लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जिनको अपना धर्म पसंद नहीं आता, जिनको लगता है कुछ गलत है या फिर नहीं मुझे अच्छा लगता है धर्म, तो अपना अलग धर्म चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है कि पहले तो जन्म तो किसी और परिवार में हुआ होता है लेकिन वो आगे चल के कोई और धर्म चुन लेते हैं, तो ये भी हमारे चयन पे आधारित होता है। सभी लोग पढ़ाई के विषय, खेल, संस्कृति और अन्य गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। देखो सभी लोग जो है वो खेल, संस्कृति, पेशा, गतिविधियां, इन सब का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी विविधता बन रहा है, वैरायटी बन रहा है। किसी लोग को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की तरफ चले जाएंगे, किसी को फुटबॉल पसंद है फुटबॉल की तरफ चले जाएंगे, किसी को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, किसी को साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ेंगे, किसको जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी विविधता बन रहा है ना, यही सब चीज यहाँ पे कहा गया है। तो कुछ विभाजन जो होता है हमारा चयन पे भी आधारित होता है, ये हम चुन ही रहे हैं कि हमें क्रिकेट पसंद है, हमें फुटबॉल पसंद है, या हमें पॉलिटिकल साइंस पसंद है, या साइंस पसंद है, या हिस्ट्री पसंद है, जो भी। तो ये सब यहाँ पे भी विभाजन तय हो रहा है ना, यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं ना लोग। ठीक है, इन सब के आधार पे क्या है, सामाजिक समूह बनता है और इन्हीं विभाजन के आधार पे हमारे
जो जो हमने देखा था जन्म वाला और यहाँ पे चयन वाला देखा था, इन सब के आधार पे क्या बनता है, सामाजिक समूह बनता है। ठीक है, समाज में एक समूह बन जाता है। यदि किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेलने वाले के समूह में शामिल हो गए वो। ठीक है, यदि किसी को पॉलिटिकल साइंस पसंद है, वो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले का समूह में चले गए। ठीक है, इन्हीं सब के जो आधार पे है जो सामाजिक समूह बनता है। ठीक है, चलो यहाँ नीचे देखते हैं। हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया गया है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया कि सामाजिक समूह बन जाता है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि हर सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। यानी जितने भी सामाजिक विभाजन बहुत तरह की होती है, यानी बहुत सारा है। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ऊंच नीच जो भी है, मतलब आप जितना लेते हो, ये जितना वैरायटी ले सकते हो सब, तो बहुत सारे विभाजन है, बहुत सारी सामाजिक समूह है। तो हर सामाजिक विभिन्नता जो है, हर सामाजिक वैरायटी जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यही यहाँ पे कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि यदि सामाजिक विविधता है तो समाज का विभाजन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समाज में क्या है, उसी समाज में रहते हैं बहुत सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब उसी समाज में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग समाज बन गया इनका, अब यही विभाजन समाज का विभाजन का रूप ले लिया है। ये यहाँ पे देखने लायक पॉइंट है। ठीक है, विभिन्नता कई बार समाज में मौजूद अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करते हैं। यहाँ पे यही कहा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि वैरायटी है, विविधता है, तो वो लोग ही अलग हो जाएंगे, वो समुदाय पूरा अलग हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सामाजिक विभिन्नता जो है कई बार क्या करती है, लोगों के बीच जो है पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा था कि एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, उन्होंने क्या करा, दोनों खिलाड़ी का, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस, ठीक है, पीटर नॉर्मन ने उन दोनों का समर्थन किया था। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पीटर नॉर्मन ने समर्थन किया था ना, तो वो क्या था, वो तो अलग समुदाय का था, वो तो घोड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अश्वेतों का समर्थन किया ना। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो सामाजिक विभिन्नता वो सामाजिक विभाजन है, यानी अलग हो जाए, उनसे कोई मतलब ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, पुल का भी काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करती है। एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनका जाति, उनका पंथ अलग होता है। एक धर्म को मानने वाले लोग जो है खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ अलग होता है, उनका सोच, उनका विचार अलग होता है। ठीक है, जो एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदुओं में देखेंगे हम, तो उनमें क्या होता है, कई लोग एक ईश्वरवादी होते हैं, कई सारे बहुईश्वरवादी होते हैं, जिनकी जैसी सोच है वो अपना वैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ कानून ला रही है सरकार जो दलितों के हित में। ठीक है, अब यदि कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जो उच्च जाति के वर्ग के हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे, उनको लगेगा कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सोचेंगे कि नहीं, ये नहीं लागू होना चाहिए, गलत है। तो मतलब ये जरूरी थोड़ी नहीं एक समुदाय का, जो एक धर्म का जो मानने वाले लोग हैं खुद को एक ही समुदाय का सदस्य समझे, ये जरूरी नहीं है, उनका सोच, उनकी विचार अलग होती है। तो यही यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो चलो अब जो बच चुका है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो से रिलेटेड आप कुछ डॉट निकालते तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं इसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। ठीक है, और ये चैप्टर क्या है, चिंतन पे आधारित है, सोचने पे आधारित है। जितना आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, सोचोगे, विचार करोगे, ऐसा सोचोगे ऐसा रियल में होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये चैप्टर में कुछ मतलब खास नहीं है, ये किताब में से ही मैंने ये पॉइंट सब उठाए हैं। ये किताब पढ़ोगे आपको तो और अच्छे समझ में आएगा, उसमें कहानी के जरिए सब चीजें समझाई गई है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।